आइए आज हम समझते हैं हीट यानी कि ऊष्मा के बारे में। अगर हम बात करें हीट यानी कि ऊष्मा की, तो जब दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं को, यानी कि आप अणु यहाँ पे घबरा जाएगा इसलिए आप लोग पदार्थें ही बोलिए, तो जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो वहाँ पे एक गर्मी फील होती है, वहाँ पे एक हीट उत्पन्न होती है। आप लोग प्रैक्टिकल के तौर पे अपने हाथों को ऐसे रगड़ करके देख सकते हैं, आप लोगों को गर्मी फील होगी, वहाँ पे आपके हाथें ना गर्म हो जाएंगी और अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी हाथें वहाँ पे जल भी सकती है। इसका प्रैक्टिकल आप लोग बचपन में किए होंगे, यहाँ पे 108 बार ऐसे करने पे टीका आप लोगों को लगता होगा, तो टीका का कुछ नहीं लगता है, बस यहाँ की जो अणु है यानी कि यहाँ पे जो हमारे ना हाथ हैं और यहाँ पे जो ललाट है, इनके कोशिकाओं के बीच जो क्या होती है, यहाँ इनके कोशिकाओं के बीच होता है घर्षण। और जब घर्षण होता है जो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में, तो वहाँ पे हीट उत्पन्न होती है और जब यही हीट धीरे धीरे बहुत ही तेज होने लगती है तो यह आग का रूप ले लेती है और इसी आग के कारण हमारे ललाट की कोशिकाएं क्या होती है, तो मर जाती है और यहाँ पे एक टीका लग जाता है सबको। ठीक है, जो 108 या फिर सुने होंगे कि 108 बार 1008 बार करने पर ऐसा होता है, तो जब ज़्यादा रगड़िएगा ना ऐसे तो फिर आप लोगों का भी हो जाएगा, तो आप लोग ऐसा घर पे मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो हीट के कारण ही क्या होती है, उष्मा, अणुओं के गति के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लोग रामायण में भी देखे होंगे कि जब रामायण में राम जी और सुग्रीव जी की जब मित्रता होती है, तो उस मित्रता को विश्व स्वरूप देने के लिए हनुमान जी कहीं से पता न कहाँ से खोज के लेके आते हैं, दो लकड़ी लेके आए, उन लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं और जब आपस में कोई भी चीज़ लंबे समय तक आप रगड़ते हैं तो वह हीट ना धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब हीट धीरे धीरे बढ़ेगी, ऊष्मा धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वह आग का रूप ले लेगा और जब आग का रूप लेगा तो वही जो है उन लकड़ियों में आग लग जाएगी। तो हनुमान जी सेम यही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चोरी करके ले गए थे रामायण में और वहाँ पे सुग्रीव जी और राम जी की मित्रता को विश्व स्वरूप यानी कि एक नाम दिए थे। तो हीट आप लोगों को समझ में आ गई। हीट कहते किसे हैं कि जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, उससे जो हमको गर्मी फील होती है, बस वही होता है हीट। ठीक है, अब इसके अलावा हीट में कुछ नहीं रखा है। अब जो पढ़ना है आप लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पे पढ़ना है। एक होता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार, तो जब आप किसी भी वस्तु को हीट देंगे, जैसे नहीं तापमान देंगे, जैसे अभी एकदम नॉर्मल है लेकिन जब हम इसको आग में डालेंगे तो यह सिकुड़ जाएगा। ठीक है, एक प्लास्टिक होता है, जैसे आप उसमें अगर आग बारिएगा तो वह सिकुड़ जाएगा ना, फैलने लगेगा। कुछ ऐसी भी चीज़ होते हैं जिनको आग लगाने पर फैलते हैं। तो जिस हीट के कारण कोई पदार्थ अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है, जिस हीट के कारण यानी कि जिस ऊर्जा के कारण, जिस ऊष्मा के कारण कोई भी पदार्थ अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। जैसे अभी इसका स्वरूप आप लोगों को एक दिखता होगा, नहीं एक मार्कर है, वेन्स है, जो भी आप लोगों को कहना है इसको बोल लीजिए, लेकिन जब हम इसको आग में डालेंगे तो यह अपना वास्तविक स्वरूप खो देगा। ठीक है, या तो यह सिकुड़ जाएगा, नहीं तो यह फिर इसको ऐसे खींच करके लंबा करना पड़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन यह अपनी वास्तविक स्वरूप यानी कि अपनी ना जो इसकी रियल ना मतलब वो इसकी खो जाएगी। तो इसमें हम कई तरह से बदलाव कर सकते हैं। पहले तो इसके लंबाई में बदलाव कर सकते हैं, इसको गर्म करके खींच के ऐसे लंबा कर सकते हैं, ये पहला हुआ। नहीं तो इसको गर्म करके ऐसे भी हम लोग लंबा कर सकते हैं और कुछ इसमें से डाल करके इसके जो ये होल है इसको भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं गर्म करके। ठीक है, नहीं तो इसको गर्म करके इससे भी छोटा किया जा सकता है किसी भी तरह से। तो जब हम किसी भी पदार्थ की लंबाई को बढ़ाते हैं गर्म करके, यानी कि जब हम किसी भी कई पदार्थ को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसकी जब लंबाई बढ़ेगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ना रेखीय प्रसार। जब किसी भी वस्तु की लंबाई बढ़ेगी तो उसको हम लोग रेखीय प्रसार कहते हैं। याद करने के लिए आप लोग रेखीय में रेखा देख सकते हैं और रेखा लंबी होती है, तो लंबाई बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम लोग ना रेखीय प्रसार यानी कि ऊष्मा को देते हैं और ऐसे खींचते हैं तो वह लंबाई हमारी बढ़ जाती है। आप लोग गर्मी के दिनों में अगर गौर किए होंगे तो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वह खाली खाली होती है। जैसे एक पटरी, जैसे कुछ उसमें ना गैपिंग होता है, रेलवे के पटरियों को काट दिया जाता है और जब उन पटरियों को काटते हैं तो गर्मी के दिन में तेज धूप उगता है, उस धूप में तेज ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा के जब वही ऊष्मा जब रेल की पटरी में पड़ती है, रेलों का आवागमन होने से पटरी पे हीट उत्पन्न होती है
और जब दोनों हीट आपस में मिलते हैं तो रेल में की पटरियों में वृद्धि होती है, और जब वृद्धि होती है तो वही धीरे धीरे ठंडी के दिन आते जाते वह पटरिया ब्लॉक यानी कि उस रेल के पटरी में जो गैप होता है वह भर गया रहता है। तो रेल की पटरियों को अगर हम लोग नहीं काटेंगे गर्मी के दिनों में, गैप उसमें नहीं करेंगे, तो फिर हमारे रेल के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए रेल की पटरियाँ अपने से अपने आप ही ना, ऐसे जैसे रेलों के चलने से सूर्य के प्रकाश में हीट जो होता है उस पड़ने से वह गैप अपने आप भर जाता है। तो उसी गैप को पूरा करने के लिए वहाँ पे ना रेल की पटरियों को काट दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि काटने के चक्कर में कोई कोई इस रेल की पटरी को ढेर काट देता है, यानी कि ज़्यादा काट देता है ना, काटना था इतना काट दिया एक बित्ता, तो रेल की पटरी ज़्यादा कट गई, रेल गिरने की संभावना है। तो उसको बंद करने के लिए फिश प्लेट, एगो प्लेट आता है जिसका नाम है फिश प्लेट, उसके माध्यम से उस पटरी को चिपकाया जाता है ताकि वो आगे कोई खतरा न हो। ठीक है, तो रेखीय प्रसार आप लोग को समझ में आ गई। जब किसी की लंबाई में हम लोग करते हैं वृद्धि, उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय प्रसार। यह रेल की पटरियों में देखा जाता है। अब हम बात करें क्षेत्रीय प्रसार की, तो क्षेत्रीय प्रसार में क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु के लंबाई में भी वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। जैसे ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर को हम हीट किए, यानी कि इसमें इसको हम लोग तापमान दिए, टेम्परेचर दिए और इसको हम लोग खींच दिए, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। लेकिन खींचने के साथ साथ इसमें हम कुछ ऐसे, जो इसका होल है, इस होल को हम ऐसे इसमें डाल करके ऐसे बड़ा कर दें तो यह फैल जाएगा, गुब्बारा की तरह हो जाएगा ऐसे। तो जब किसी भी पदार्थ के ना, या फिर तत्व के कहिए, धातु के कहिए, गर्म करने के बाद केवल लंबाई में वृद्धि किया जाए तो वह क्या होगा, रेखीय प्रसार। लेकिन जब उसके लंबाई में भी वृद्धि हो और उसके चौड़ाई में भी वृद्धि हो तो वह होता है हमारा क्षेत्रीय प्रसार। आप लोग इसको गौर किए होंगे कि जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं जैसे ट्रक वगैरह, डंपर वगैरह, तो ट्रक और डंपर के जब टायर पंचर होते हैं तो उनके टायरों को निकालते समय ना उनके टायरों को गर्म किया जाता है, हल्का सा कोर पे गर्म किया जाता है, ताकि वह जब गर्म होगा तो टायर फ्लेक्सिबल होगा, और टायर जब फ्लेक्सिबल होगा तो आसानी से उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और क्षेत्रफल में जब वृद्धि होगी तो हम उसको खींच करके उसके अंदर से ट्यूब को निकाल लेंगे। और सेम प्रोसेस टायर को चढ़ाते समय भी रिंग पे यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि ऐसे वहाँ पे ट्यूब को डाल करके फिर टायर को गर्म करके तब उसके रिंग पर चढ़ाया जाता है। अगर गर्म नहीं कीजिएगा तो फिर ऐसे चढ़ाने में आपको बहुत सारा बल का प्रयोग एकदम करना पड़ेगा, और जहाँ आप 5 आदमी का बल एकदम लगाइएगा वहाँ पे 2 रुपए की बुद्धि लगाइए, उसको गर्म कीजिए और फिर अपना काम, मैंने बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कामों को बढ़ा सकते हैं। तो जब क्षेत्रीय प्रसार होगा तो किसी की लंबाई में बढ़ेगी, और जब रेखीय प्रसार होगा तो किसी की लंबाई बढ़ेगी। क्षेत्रीय प्रसार में किसी की भी हम लंबाई को और चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। याद करने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा सकते हैं। शीशे का जो होता है ना बल्ब वगैरह, या फिर शीशे का बर्तन, तो उसको गर्म करके उसके लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करके उसको बनाया गया होता है। लेकिन कोई शीशे का बल्ब आता था पहले 250 वोल्ट का, उसको गर्म करने पे चटना फूट जाता था, वो चिटक जाता था, तो उसमें वृद्धि हो गई रहती है, उसकी वो आखिरी वृद्धि होती थी, पतला पतला होता था सब। यहाँ पे एक है आयतनीय प्रसार, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब ये होगा तो एक समझिए कि कोई एक गोला लीजिए फुटबॉल टाइप का ना, और उसी की कोई ना कोई लंबाई होगी, उसकी कोई ना कोई चौड़ाई होगी, और उसका कोई ना कोई ना ऊंचाई होगी। तो जब हम तीनों में वृद्धि करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में जब हम वृद्धि करेंगे ऊष्मा के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयतनीय प्रसार। केवल लेंथ में वृद्धि किए तो लाइनर एक्सपेंशन, क्षेत्रफल में वृद्धि किए तो एरिया एक्सपेंशन, आयतन में वृद्धि किए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि आयतनीय प्रसार। ठीक है, अब देखिए इसका आप लोगों को पूछता है फॉर्मूला कि रेखीय प्रसार को किससे सूचित किया जाता है, तो अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार को बीटा से, और आयतनीय प्रसार को गामा से। तो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, एक अल्फा का मान होता है 1, एक बीटा का मान होता है 2, और एक गामा का मान होता है 3। तो अल्फा, बीटा, गामा रेखीय क्षेत्रीय आयतन
लाइनर वॉल्यूम और लाइनर और इसमें एरिया और वॉल्यूम अल्फा बीटा गामा हो गया। एक अल्फा का नाम मान हो गया एक बीटा का मान 2, एक गामा का मान 3 ना। अल्फा बीटा गामा 1 2 3। आप लोगों को इसमें से किसी एक का मान दिया रहेगा कि अगर किसी भी छड़ के आयतन प्रसार कुछ होंगे, जैसे 3 का मान दिया रहेगा 15 है 18 है, तो उस छड़ में हुई क्षेत्रीय प्रसार का मान बताइए। तो यहाँ पे बस 3 के बराबर उसको रखना है और फिर 2 से गुणा कर देना है, तो ये आप लोग को निकाल देंगे आप लोग। ठीक है, अब ये तीनों का फॉर्मूला होता है कि जब किसी भी पदार्थ के लंबाई में वृद्धि किया जाए तो उस कितना वृद्धि हुआ है, किसी भी पदार्थ के क्षेत्रफल में वृद्धि किया जाए तो कितना वृद्धि हुआ है। कभी कभी मान नहीं देता है कि अल्फा का मान इतना है, बीटा का मान इतना है, गामा का मान इतना है, ये कभी नहीं देगा। कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो आप लोग को दोनों याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है लेमडा एल अपॉन एल इंटू लेमडा टी ना। जो पढ़ा है उसको दिए तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा भेजमारी करता है। लेमडा का मतलब होता है परिवर्तन किया हुआ मान, तो एल का मतलब होता है लंबाई, यानी कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है। एल का मतलब होता है प्रारंभिक लंबाई और लेमडा का मतलब परिवर्तन, टी का मतलब ताप। तो तापमान में परिवर्तन यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन, ये आप लोगों को याद रखने हैं। यह यहाँ पे जो एल है यह इसके लिए है। अब क्षेत्रीय प्रसार कहेगा तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा लेमडा ए, फिर ए इंटू लेमडा टी। फिर आयतनीय प्रसार कहेगा तो लेमडा वी, फिर अपॉन वी, फिर इंटू लेमडा टी। ये टी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यह कभी नहीं बदलता है टी। बस इसको आप लोगों को वैल्यू पुट करके रखना है आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक छड़ की लंबाई पहले 10 थी अब 15 हो गई, 10 थी अब 15 हो गई, और उसके तापमान यानी कि उसका पहले तापमान 400 था अब बढ़ करके 420 हो गया ना। तो इसमें कितनी की वृद्धि हुई है आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले देखिए लेमडा एल का मतलब परिवर्तन कितना हुआ है, पहले 10 था अब 15 हो गया, परिवर्तन कितने का है 5 का हुआ है। एल का मतलब पहले कितना था, पहले 10 था, और टी का मतलब तापमान, लेमडा का मतलब हो गया नहीं, यहाँ पे जो डेल्टा होगा यार, डेल्टा होगा, हम तरंग दैर्घ्य की सूचित कर रहे हैं कब से, यहाँ पे डेल्टा होगा। तो डेल्टा टी का मतलब कि इसमें तापमान में कितना वृद्धि हुआ है। तो पहले तापमान 400 था अब तापमान 420 है, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 20 की। तो लंबाई में वृद्धि 5 की, प्रारंभिक लंबाई यहाँ पे 10 थी, और डेल्टा टी का मतलब वहाँ पे हो गया कि पहले तापमान जो था वह कितना था और अभी कितना है। ठीक है, तो 20 की वृद्धि हुई है, तो इसको आप लोग काट पीट कीजिएगा तो यहाँ पे 1/40 आएगा। तो प्रति केल्विन यानी कि जो छड़ की लंबाई है वो 1/40 प्रति केल्विन की वृद्धि कर रहा है। अब हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं जो कि हम लोग डेली की लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है। देखिए कैसे, आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है ऊष्मा संचरण की विधियां। संचरण का मतलब होता है कि अगर ऊष्मा, जैसे हम अपने हाथ को गर्म करें, समझिए ध्यान से, अगर हम ठंडे के दिनों में अगर हम आग के पास बैठ जाएं, अगर हम अपने हाथ को गर्म करें तो क्या ऑटोमेटिक हमारा पैर गर्म होगा? गर्म ही नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा संचरण की विधियां हमारे शरीर में बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर होती है। लेकिन यह बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बीच में नहीं पूछेंगे ना। ऊष्मा संचरण की विधि यानी कि ऊष्मा एक जगह अगर हम ऊष्मा देंगे तो दूसरी जगह ऊष्मा कैसे कैसे पहुंचता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। समझिए कि यह लोहे का छड़ है, अगर हम इस छड़ को यहाँ पे गर्म करें तो यहाँ पे ऊष्मा आने में यानी कि इसको गर्म होने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, ऐसे गर्म करते रहेंगे तो पहले यहाँ पे ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, तब यहाँ पे गर्म होगा। आप लोग खाना अगर कभी बनाए होंगे, या फिर आपको लोग कभी कभी ना खाना बनाने वाला जो होता है ना छोलनी कलछुल, अगर आप लोग उसको पकड़े होंगे तो उसमें ना क्या होता है कि कभी कभी वहाँ पे छोलनी के आखिरी कोर से, कलछुल झांझरा के आखिरी कोर से खाने को निकाला जाता है, कुछ चीज़ को छाना जाता है। तो अगर बहुत लंबे समय तक इस प्रक्रिया को आप लोग कीजिएगा, जैसे बहुत लंबे समय तक कुछ भी आप लोग छानिएगा ना बनाइएगा,
तो उस छननी के, उस कलछुल के, उस छोलनी के, उस ना झांझरा के आखिरी छोर भी गर्म हो जाते हैं। तो यही होता है हमारे कि एक जगह से ऊष्मा यहाँ पे कैसे आई और क्यों आई। तो देखिए इसके अणु एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए होते हैं। अब अणु क्या है, तो परम इसके जो सबसे छोटे कण होंगे उसे ही कहते हैं अणु। यह छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है, और सबसे छोटा कण जिसके बाद अब उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे ही हम लोग बोलते हैं अणु। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें अणुओं की, थोड़ा सा गर्मी पोछ लेते हैं। तो जैसे हम बात करें अणुओं की, तो अणु एक दूसरे को गर्म करते हुए आखिरी छोर तक जाते हैं। जैसे खाना बनाते समय जो लोग देहात के होते हैं उनके पास होता है चिमटा, जिसको हम लोग सोईठा बोलते हैं। तो उस सोईठे से जब आप लोग गोईठे को निकालते हैं और यह प्रक्रिया लंबे समय तक होती रहती है, तो उस चिमटा के यहाँ से भले ही गोईठे को निकाला जाता है, आग को हटाया जाता है, उस सोईठे के आखिरी छोर भी कभी कभी गर्म हो जाते हैं और ऐसे छूने पर जम जल जाता है पूरा। तो उसमें जो ऊष्मा है वह यहाँ से यहाँ तक आ गई रहती है ना, अणुओं के माध्यम से। अणु आप लोग बताएं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण ही अणु कहलाता है। तो जो सबसे धीमी अवस्था है वो धातुओं में होती है। जैसे लोहा अचानक गर्म नहीं होगा, पहले आप लोग लोहा को यहाँ पे एकदम गर्म करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ऊष्मा का संचरण होगा, यानी कि ऊष्मा आगे बढ़ेगी, हीट आगे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे इस पदार्थ के परमाणुओं के आखिरी छोर यानी कि अणु तक जाएगी, जो कि बहुत ही धीमी तरीके से होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चालन यानी कि कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन यानी कि चालन जो हमेशा होता है वो धातुओं में होता है, लेकिन सबसे धीमी होती है। यानी कि एक छोर से दूसरा छोर सबसे ही गर्म होगा लेकिन बहुत समय लेगा। धातुओं में ऐसा होता है, गर्म होगा लेकिन बहुत समय लेगा यहाँ पे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं चालन कहिए, या फिर इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, यह धातुओं में होती है, सबसे धीमी अवस्था होती है ना, ऊष्मा का संचरण होता है, हीट जो होता है एक छोर से दूसरे छोर तक आता रहता है अणुओं के माध्यम से। एक होता है संवहन यानी कि कन्वेक्शन, यह जल में होता है, फ्रिज में देख सकते हैं आप लोग, चाय में देख सकते हैं आप लोग, कुछ जब गर्म कीजिएगा ना उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे जल में, चाय में, वायुमंडल में कहिए, फ्रिज में कहिए, इसमें संवहन होता है, क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं इनके अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है। जैसे जल में आप कुछ भी घोल सकते हैं, नमक घोल सकते हैं, चीनी घोल सकते हैं, क्यों उसमें क्यों घुल गया हो, क्योंकि उसमें जल में जो है उनके अणुओं के बीच, जल के अणुओं के बीच खाली स्थान रहता है। इसी कारण से जल में नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाता है, कुछ घुल जाता है ना, और खाली स्थान के कारण ही वायुमंडल में कुछ भी आप लोग मिला सकते हैं, उसमें मिल जाएगा ना। जैसे बहुत सारे धुएं जो होते हैं वायुमंडल में मिले हुए हैं, पता नहीं चलता है, क्योंकि वायुमंडल के जो अणु होते हैं वो खाली खाली होते हैं। वायुमंडल है तभी मैंने सब चीज़ है, अगर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे नहीं होते। और चाय, फ्रिज, ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि इनके अणुओं के बीच खाली खाली जगह होती है। चाय में भी देखिएगा तो चाय में जो होता है चीनी घुल जाएगा, जैसे पानी में चीनी घुल जाएगा, चाय भी घुल जाएगा, दूध भी घुल जाता है यहाँ पे ना। फिर लास्ट में आप लोग देखते होंगे अगर चाय पानी का है तो उसमें नींबू का रस भी आप लोग घुला सकते हैं, फिर अलग से जो सेंधा नमक होता है उसको भी आप लोग घोल सकते हैं। तो अलग अलग प्रक्रिया से आप लोग चाय को बना सकते हैं, उसमें घोल सकते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है। बस यह संवहन का काम करता है, यानी कि कनेक्शन का काम यहाँ पे करता है। अब आप लोगों का मेन है यहाँ पे विकिरण यानी कि रेडिएशन। इसमें ना कोई भी पदार्थ के अणु भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह निर्वात में होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर भी आ रहा है, सूर्य जहाँ पे है उसके इर्द गिर्द भी उसका प्रकाश फैला हुआ है। कारण कि सूर्य का प्रकाश यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो अभी हम बोल रहे हैं तो वायुमंडल में हवाएं हैं, धूल कण हैं, हमारे मुख से आवाज़ निकल रही है, धूल कण से टकरा रही है, इस माइक के पास आ रही है, इस वायरिंग की तरफ, इस वायरिंग के साथ साथ मोबाइल में जा रही है, मोबाइल में से निकल रही है, फिर वायुमंडल से टकरा रही है, फिर तब आपके कानों तक जा रही है। तो यह एक लंबा प्रोसेस है। और ध्वनि की जो गति होती है वो ठोस, द्रव और गैस किसी में भी जा सकती है, लेकिन प्रकाश को इसके लिए देखिए, जैसे ध्वनि को चलने के लिए ना माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे चंद्रमा पर कोई गया है, कोई भी चंद्रमा पर गया है, कुछ बोलेगा ना तो उसकी ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन सामने वाले को सुनाई नहीं देगी,
क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, और जो वायुमंडल नहीं है तो उसकी आवाज़ें टकरा करके हमारे पास आएंगी ही नहीं, उत्पन्न होगी वहीं पे रह जाएगी। और चंद्रमा पर प्रकाश जो होता है, अगर जैसे लाइट मारिएगा तो बहुत दूर तक जाएगा जहाँ तक उसकी क्षमता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलता है, बहुत ही तेज चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो विकिरण यानी कि एक ऐसा ऊष्मा जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य तारे में होता है, और यह निर्वात यानी कि खाली स्थान में भी चल सकता है। यहाँ पे ठोस द्रव्य गैस किसी की भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। अब देखिए वाष्पन, एवापोरेशन, किसी भी पदार्थ का, खास करके जल का, वाष्प बनकर, भाप बनकर ऊपर उड़ जाना और जाकर वायुमंडल में मिल जाना ना, यह होता है वाष्प, ठीक है। एक होता है अभिवहन यानी कि एडवेक्शन, इसमें जो है वह क्षैतिज रूप से कोई चलती है, जैसे इसमें भी वाष्पन की क्रिया होगी, लेकिन इसकी जो भाप है वह उड़ेगा, तुरंत मिल जाएगा। और अभिवहन में जो क्या होता है कि इसमें जो भाप होता है वो बहुत ही तेज उड़ेगा, लेकिन क्षैतिज यानी कि तिरछा उड़ेगा। आप लोग गर्मी में इसको महसूस किए होंगे कि गर्मी में क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही गर्म हवाएं जो तेज होती है आ करके पूरा शरीर पे लगती है, तो लगता है कि कितना एकदम जल गया शरीर वहाँ पे। तो ये गर्म हवाएं जो अभिवहन का काम करती है ना, इसमें ऊष्मा होती है, और यह बहुत तेज भागती है, जो कि तिरछी भागती है। भारत में इसको लू बोला जाता है, लू ना, लू के दिन आ गया भारत में, तो यहाँ पे भारत में बोलते हैं लू। अमेरिका में इसी गर्म हवाओं को बोलते हैं चिनूक, और स्विट्जरलैंड में इसी गर्म हवाओं को बोलते हैं यहाँ पे फॉन ना, यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फीवर, यहाँ पे अलग अलग देशों में उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे वहाँ पे ना अमेरिका में जो गर्म हवाएं चलती है उसको चिनूक बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में बोला जाता है फॉन, एक हरमंटन होता है, जो कि अलग अलग देशों में वहाँ पे बोला जाता है, और लू हमारे भारत में बोला जाता है। आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप लोग को आगे बताते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको जानने को मिलेगा कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, देखिए कृष्ण पिंड एक होता है ब्लैक बॉडी, एक ऐसी काली वस्तु जो कि सबसे अधिक प्रकाश को अवशोषित कर ले, और वो होता है काजल, जो आंखों में लगाया जाता है काजल। उसको पहले के लोग बहुत ही समझदार थे, इतने समझदार कि जैसे पहले के विज्ञान के आगे आज की विज्ञान जो है पहले की ही विज्ञान की नींव है। जैसे अभी के समय जो लड़कियां होती है खास करके काजल पे ज़्यादा फोकस करती है, आंखों में काजल लगाने वगैरह पर। तो काजल लगाने से क्या होता है कि वो अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, और जब आंखों में काजल लगेगा तो जब वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो जो आंख की जो निचली वाली नसें हैं, ये सब जो नसें हैं, इन नसों को प्रॉपर तरीके से ऊष्मा मिलती रहेगी, और जब ऊष्मा मिलेगी तो आंखें ना लंबे समय तक अत्यधिक मतलब कि अच्छे से काम करेगी, और वो भी सुलभ तरीके से। तो ये काजल लगाने की प्रक्रिया बहुत ही करोड़ों साल से एकदम चली आ रही है। जब पृथ्वी का विकास हुआ था तब से ही, जैसे जब आदि मानव आए, फिर उसके बाद जब समझदार मानव आ गए एशिया में, उस समय से ही वहाँ पे चली आ रही है। जब आप लोग पढ़िएगा सिंधु सभ्यता के बारे में, तो उस सभ्यता में भी काजलों के बारे में दिखाया गया है कि उस समय के लोग भी काजल पे फोकस किया करते थे, काजल लगाने पे फोकस वहाँ पे किया करते थे, क्योंकि काजल ना सबसे अधिक हीट को सोखता है, और इसमें 95% ऊष्मा को सोखने की शक्ति होती है। काजल में 95% ऊष्मा को सोखने की शक्ति होती है। इसी कारण मतलब काजल को लगाना चाहिए। बचपन में सभी को उसके मम्मी उसके आंखों में काजल लगाती थी कि बचपन में अगर कहीं आंख में कुछ अगर डैमेज भी है तो फिर काजल के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ही अत्यधिक ऊष्मा सोखने की आवश्यकता होती है। ऊष्मा को सूखेगा, हीट को सूखेगा, तो वह ऊष्मा नसों को देगा, और जब नसों को देगा तो नसें आसानी से काम करेंगी, वर्क करेंगी, और वह अच्छे तरीके से वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो जिस भी वस्तु में ऊष्मा को सोखने की क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण पिंड, और सबसे अधिक ऊष्मा को सोखने की क्षमता होती है काले पदार्थों में, कहिए काले वस्तु में। इसलिए गर्मी के दिनों में कोई भी जब काला कपड़ा पहनता है तो उसको अधिक गर्मी लगती है, और ठंडे के दिनों में काले कपड़े पहनने से ठंडा कम लगता है। क्यों? क्योंकि जो काला कपड़ा होता है
वो ऊष्मा को सोखता है, और गर्मी के दिन में ऊष्मा अत्यधिक होती है, ऊष्मा सोख के ऊष्मा खुद शरीर को देगा तो और गर्मी लगेगी। ठंडे के दिनों में ऊष्मा हमारे शरीर को चाहिए होता है, और जब ऊष्मा शरीर को देगा तो वहाँ पे आसानी से फील होता है। इसलिए ठंडे के दिनों में आप लोग काले कपड़े पहनिएगा, और गर्मी के दिनों में काले कपड़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में काले कपड़े पहनने से और ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि उसमें हीट सोखने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है वह। और जो भी पदार्थें जितनी ज़्यादा ऊष्मा को सोखती हैं, कोई भी जैसे जो जितना खाएगा वो उतना मजबूत होगा, उसी तरीके से जो जितना ऊष्मा को सोखेगा ना, वह उतना ही ऊष्मा को निकाल सकेगा। जो जितना, जैसे अभी आप लोग को पता है कि जो जितना खाएगा उतना मजबूत होगा, उतना बलवान होगा, उसकी मेंटल लेवल बहुत ही हाई जाएगी। तो उसी प्रकार से जो जितना ऊष्मा को सोखेगा कोई भी वस्तु, और वह वस्तु उतना ही ऊष्मा को देगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का नियम, यानी कि किरचॉफ लॉ। क्योंकि किरचॉफ ने बताया था कि कोई भी पदार्थ जितनी जल्दी ऊष्मा को सोखता है उतनी ही जल्दी ऊष्मा को रिलीज करता है, जितना ज़्यादा ऊष्मा सोखता है उतना ज़्यादा ऊष्मा को रिलीज करता है, यह बताया था किरचॉफ ने। ठीक है, आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे घर में एक सफ़ेद बॉल को लीजिए और एक काले बॉल को लीजिए, उन दोनों को समान धूप में रखिए और उन दोनों को शाम में टच कीजिएगा ना, तो जैसे तो उजला वाला अभी गर्म रहेगा और ठंडा वाला जो गोला है वह ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठंडे वाले गोले के पास ऊष्मा अधिक थी, तो वह अधिक ऊष्मा को रिलीज कर दिया, और शाम होते होते उसकी ऊष्मा खत्म हो गई। अब वही दो गोले को आप लोग छत पे रखिएगा अपने, एक उजला गोला और एक सफ़ेद गोला, उन दोनों को छत पे रख करके दोपहर में दोनों को छुइएगा, स्पर्श कीजिएगा। तो जो दोपहर में जब छुइएगा ना, तो काला वाला ज़्यादा गर्म होगा, कारण कि वह काला वाला जो गोला है उसके पास अधिक ऊष्मा है, और वो अधिक ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप लोग को ज़्यादा गर्मी लगेगी और आपके हाथ जल भी सकते हैं। तो किरचॉफ साहब ने यही बताया था कि जो जितना ज़्यादा ऊष्मा को सोखेगा, यानी कि जो जितना खाएगा उतना मजबूत होगा, जो जितना पड़ेगा उतना ही उसकी मेंटल लेवल हाई होगी। उसी प्रकार से काले वस्तु जो होते हैं वो अत्यधिक ऊष्मा को सोखते हैं, तो काले वस्तु ही अत्यधिक ऊष्मा को रिलीज करेंगे, इसे ही किरचॉफ का नियम कहते हैं। और आप लोग को अब समझना है थर्मामीटर के बारे में, यह कैसे कैसे काम करता है। इसका ट्रिक है साफ कर, 100 से हो गया सेल्सियस। थर्मामीटर में तापमान को हम लोग अलग अलग कंडीशन में माप सकते हैं, सेल्सियस में माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं, केल्विन में माप सकते हैं, रोमर में माप सकते हैं। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर, ठीक है। सेल्सियस का सबसे हाईएस्ट मान होता है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, और लोवेस्ट मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का सबसे हाईएस्ट मान होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोवेस्ट मान होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन का सबसे हाईएस्ट मान होता है 373 डिग्री केल्विन, और लोवेस्ट मान होता है 273 डिग्री केल्विन। रोमर का सबसे हाई होता है 80, और यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 0 डिग्री केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने पर क्या होगा, कितने का अंतर आएगा, कितना रोमर कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, कितना सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, कितना फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन दिए रहेंगे वहाँ पे न्यूमेरिकल में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ताप का नाम माइनस मिनिमम बटा में मैक्स माइनस मिनिमम इज इक्वल टू ताप का नाम माइनस मिनिमम बटा में मैक्स माइनस मिनिमम। अब यह काम कैसे करता है? ताप का नाम का मतलब कि जो पहले दिया रहेगा उसका आप लोग को यहाँ पे नाम रखना है। जैसे यहाँ पे दिया है 0 डिग्री केल्विन, तो यहाँ पे हम रखे हैं 0 डिग्री केल्विन। अब केल्विन का सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, तो 273, फिर बटे में केल्विन का ही ना सबसे अधिकतम मान कितना है 373, और फिर केल्विन का सबसे कम न्यूनतम मान कितना है 273, फिर बटे में जिसका पूछा यानी कि बराबर करके जिसका पूछा है किसका, सेल्सियस का। तो यहाँ पे रखे हम लोग सेल्सियस, और सेल्सियस का सबसे न्यूनतम मान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम मान 100, फिर न्यूनतम यहाँ पे हो गया 0। इसको जब हम लोग काट पीट करेंगे तो सेल्सियस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस 273 डिग्री केल्विन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 0 डिग्री केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो माइनस 273 डिग्री केल्विन। केल्विन को सेल्सियस में बदला जाता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं परम ताप। यानी कि जब भी हम लोग केल्विन को सेल्सियस में चेंज करेंगे उसे ही हम लोग बोलते हैं परम ताप,
ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वहाँ में इसको बोला जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसा मान जहाँ पर अब तक कोई नहीं गया है, जैसे आप लोग सुने होंगे 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, ऐसा आप लोग सुने होंगे। लेकिन 273 आप लोग बाई चांस कभी सुने ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा न्यूनतम ताप है, यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती है 273 डिग्री सेल्सियस पे जाने पे कि आदमी की मतलब कि क्या बताएं, मतलब अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं गया है। एक ऐसा सबसे न्यूनतम तापमान जहाँ पर जाना मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, और अभी तक की रिसर्च में मनुष्य यहाँ पर गया ही नहीं है। तो 273 डिग्री केल्विन कहिए या फिर 0 डिग्री केल्विन कहिए या फिर -273 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस कहिए, यह बराबर होता है। तो 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस के, और अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं गया है। तो जब कोई नहीं गया है मतलब कि वह परम है, शून्य भी है और ताप भी है। तो परम शून्य ताप जहाँ पर इंसान को मतलब कि अभी तक कोई भी जीव, यहाँ तक कि भगवान भी उस टेम्परेचर को नहीं छू पाए हैं, और वहाँ पे जाने पे सबकी शक्तियाँ काम करनी बंद हो जाती है। मनुष्य के पास अभी उतने साधन नहीं है कि वहाँ पे जाए, और जाएगा तो मर गया, वहाँ से उसके लाश को भी कोई नहीं जाएगा उठाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ठंडा होता है यार, मतलब कल्पनाओं से बहुत ही बाहर हो गया ये। तो 0 डिग्री केल्विन कहिए या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, यह एक ऐसा ताप है जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया है। इसे ही हम लोग परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कुछ ऐसे मशीन्स जो कि इससे अत्यधिक टेम्परेचर को भी माप सकते हैं, ठीक है, और उसका उपयोग हम लोग डेली के लाइफ में करते भी हैं। अब हम कुछ ऐसे तापमापी को पढ़ते हैं जो कि अनंत काल तक के तापमान और एक निश्चित तापमान को माप सकते हैं, जो कि थर्मामीटर से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसमें हमारा जो पहला आएगा द्रव्य तापमापी, और द्रव्य तापमापी जो कि द्रव्य है यानी कि एक लिक्विड है, और इसमें दो आते हैं, एक पारा हो गया और एक एल्कोहल आ गया। तो पारा की खासियत होती है कि वह 357 डिग्री सेल्सियस यानी कि हाईएस्ट 357 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को माप सकता है, और लोवेस्ट -39 डिग्री सेल्सियस तक। ठंडे प्रदेशों में पारा जम जाता है, वह टेम्परेचर को नहीं माप सकता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए एल्कोहल यानी कि शराब का उपयोग किया जाता है। और शराब की एक खासियत होती है कि वह 115 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में, यानी कि -115 डिग्री सेल्सियस, और प्लस में अगर जाएगा तो 39 यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस यानी कि लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को यह माप सकता है। ठंडे प्रदेशों में ना सारे लोग, जैसे अगर हम बात करें लंदन हो गया, यूरोप के लगभग सभी देश, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लंदन, न्यूयॉर्क ना, ये सब जितने देश हैं बड़े बड़े, इंग्लैंड हो गए, तो वहाँ के सभी लोग शराब पीते हैं। और शराब की खासियत है कि वह कितना हो ठंडा पड़े वह नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक ठंडा पड़ेगा तो 80, 82, 85 जो कि दुनिया का सबसे न्यूनतम ठंडा, जिस वहाँ पे मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे ठंडा वही तापमान को मापा गया है। और दारू का तापमान कितना है? 115, जमेगा ही नहीं है। ठोस तापमान में आ गया प्लूटोनियम, जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक को माप सकता है। और 800 डिग्री से अधिक तापमान अगर जाएगा, और वो भी अनंत काल तक, तो उस तापमान को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं तापमापी या फिर पायरोमीटर। इसका यूज हम लोग सूर्य और तारे जैसे बड़े बड़े ना चीज़ों के तापमान को मापने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि सूर्य का जो बाहरी केवल टेम्परेचर है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा है। और अगर हम सूर्य के कोर में हाथ डालें तो वहाँ पे टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ा हो गया। तो अनंत काल तक के तापमान को मापने के लिए हम यूज करते हैं पायरोमीटर या फिर तापमापी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।